जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 49 चलेगा और इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चल जाना है, वहाँ पर आपको सब वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। और साथियों, आज से आपका शाम 7:30 बजे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो पॉलिटी का भी क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है सब्जेक्ट वाइज में। यानी 7:30 बजे की क्लास में आपका साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 अलग अलग क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच के बारे में जानकारी आगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप या फिर डी पोर्ट ब्लेयर में? चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें, ये किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर का अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अंडमान निकोबार से। तो अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान में? तो याद रखिएगा, सैडल पीक जो है ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इसकी राजधानी जो श्री विजयपुरम है ये साउथ अंडमान में स्थित है। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आता है। तो श्री विजयपुरम पूछे कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। और देखिए, आज से आपका 7:30 बजे जो पॉलिटी का क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटी का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो आज आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है पॉलिटी का। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी आपके पास समय है। आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका ज्योग्राफी का क्लास, साइंस का क्लास और पॉलिटी का क्लास 3 क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जिनका भी क्लास पीछे छूटा हुआ है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस बैच में। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? चलिए बताइए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये क्वेश्चन बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था दरोगा में। इसका आंसर है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अच्छा, ये जो नियत अनुपात का नियम है इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ये किसने दिया था? तो रिक्टर वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक का नाम है रिक्टर, इन्होंने ही दिया था नियत या फिर निश्चित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? इसको सरल अनुपात का नियम भी बोला जाता है। तो गुणित या सरल अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। बाकी संवेग संरक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं, जो रॉकेट है ये किस संरक्षण पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? और साथियों, बहुत ही जल्द जो अभी आपका रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे। तो रात 8 बजे की क्लास में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, मैथ ये सब आपका होगा 8 बजे की क्लास में, ठीक है।
तो हमने आपको बताया था भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो ये पृथ्वी है, तो बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कहा जाता है आपका क्या, तो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो 3 नाम है और ये जो लाइन है टोटल 13 देश से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, तो टोटल 13। तो इसमें से आपका मैक्सिको नहीं होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। अब ऊपर में जो 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको कहा जाता है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन पूछे कितने देश से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 18 देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा 18 देश, भूमध्य रेखा 13 देश और जो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है ये आपका 10 देश से होकर गुजरती है। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। और साथियों आपका नोट्स नंबर 22 भी हमने आज कल ही अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिए और रिवीजन कीजिए। आज आपका नोट्स नंबर 23 मिल जाएगा। टोटल हम 100 नोट्स आपको देने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप जीके जीएस में वीक हैं तो इस नोट्स को पढ़िए, फिर देखिए आपका जीके जीएस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को हुई थी। ठीक है, आपको याद होगा अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, कहाँ पर गिराया था, तो जापान का एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और इस परमाणु बम में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा पर। अच्छा, इस बम का नाम क्या रखा गया था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो पूछा जाता है, याद रखिएगा, लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के शहर नागासाकी पर गिराया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, नागासाकी पर। और इसमें आपका प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, पहला वाला में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दूसरा बार जो गिराया था इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। और इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। तो पहला वाला का लिटिल बॉय, दूसरा वाला का फैट मैन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से संबंधित है हस्तांतरण मूल्य का संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। ट्यूबवेल का मतलब होता है नलकूप। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। और साथियों अगर आपको साइंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर पॉलिटी का, तो 7:30 बजे की क्लास को कीजिए, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज चलता है। वहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ बताया जाता है। ठीक है, तो उसको क्लास को जरूर कीजिए। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है, तो उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा पटना में। बिहार में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पटना में होती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर किशनगंज आता है, तीसरे स्थान पर अररिया आता है। लेकिन बिहार में पूछे कि नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो रोहतास में।
तो बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? चलिए, सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पाली भाषा। और महावीर स्वामी के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है अर्धमागधी, अर्धमागधी या फिर प्राकृत, ये महावीर स्वामी के संवादों की भाषा थी। जबकि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा? विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 दिसंबर को, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस। और देखिए, कल अगर आपने साइंस के क्लास को किया होगा तो कल हमने आपको बताया था बीसीजी टीका के बारे में। तो बीसीजी का जो टीका है किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टीबी, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग रक्षा मंत्रालय का है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 9 के लिए आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। कौन सा विभाग रक्षा मंत्रालय का है? तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। जबकि रक्षा वित्त विभाग जो है ये वित्त विभाग के अंतर्गत में आता है। तो डी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, बाकी ए और बी सी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होगा? ए बी सी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए बी और सी। ये जो है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये तीनों आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए बंगाल का विभाजन हुआ कब था। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? पूरा डेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19 जुलाई 1905 को ये बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, 19 जुलाई को। और इसी के विरुद्ध में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और बाद में फिर बंगाल विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई को। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये हुआ था किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। लेकिन बाद में फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन।
तो अगर आपसे पूछे धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला था, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय पूछे तो दादा भाई नौरोजी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि वैज्ञानिक तरीका से पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो याद रखिएगा VKR राव ने। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीका से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। चलिए बताइए 12 के लिए आंसर। तो साथियों, फ्रंटियर गांधी बोले या फिर सीमांत गांधी, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही लाल कुर्ती की स्थापना किया था। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था 1929 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिसे भारत रत्न मिला था 1987 में। तो अगर आपसे पूछे कि पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो हमने आपको बताया था हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या किया था, राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंत्रा भी कहा जाता है। तो किसने अपने पिता की हत्या किया था, तो अजातशत्रु ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। उदयन की बात करें, इसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। अल बरूनी भारत में आया था। अच्छा, अल बरूनी की बात करें, ये किसके साथ में भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और किताब उल हिंद की रचना किसकी है, तो अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। और यह भारत आया था लगभग 1017 में। तो 1017 आपका आ जाएगा 11वीं शताब्दी। क्या आ जाएगा, 11वीं शताब्दी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। अकबर से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में। अच्छा, ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था, ये हम आपको बता चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इसका आंसर होगा मीर बख्शी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, मीर बख्शी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। यह किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का आपको युद्ध याद होगा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। और एक था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। और दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बिहार के सासाराम में। विलियम विल्किंस ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा बताते हैं वो सब नोट्स में आपको लिखा मिल जाएगा। और जैसे ही क्लास खत्म होगा ये जो PDF है, ठीक है, ये आंसर के साथ आपको मिल जाएगा बैच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति, जो कि सबसे पुराना स्मृति है, मनुस्मृति।
श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक स्टेट और डैश की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। तो जैसे भारत का मैप है तो यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो कच्छ तो आंसर होगा नहीं क्योंकि गुजरात में है, खंबात में नहीं होगा, तो बचा कैम्बे मन्नार। यहाँ पर आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, यानी पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है आपका श्रीलंका भारत से। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में किया गया था। तो पहला जो सूती मिल की स्थापना किया गया था वो असफल रहा था, लेकिन बाद में 1854 में फिर से स्थापित किया गया था कावसजी नानाभाई डाबर के द्वारा। ये हमने प्रॉपर तरीका से नोट्स में लिख दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। बम्बई। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण यानी काया पलट में तीसरा चरण है? शायद हमने कल या परसों ही साइंस क्लास में बताया था। इसके 4 चरण है, 4 चरण है। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, याद कीजिए बताया था ना, चौथा है वयस्क। ठीक है, तो कौन तितली के रूपांतरण यानी काया पलट में तीसरा चरण है? तो तीसरा चरण है प्यूपा। क्या आंसर होगा? प्यूपा, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? मांसाहारी बोले तो ये पौधा जो है अपने शिकार को मुख्य रूप से कीड़ा और मकड़ियों को पकड़ता है, और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। चलिए, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? ऐसे तो वयस्क मानव के मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं, और जिसमें से कैनाइन जो है ये 4 होते हैं, 4 होते हैं कैनाइन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित में कौन सा रसायन होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अम्ल का राजा H2SO4, और ये आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, यानी कि जो अंडा देता है? तो ऑप्शन से भी आंसर लगा सकते हैं। चूहा डायरेक्ट ये क्या करता है? बच्चा को जन्म देता है। खरगोश भी बच्चा, गिलहरी भी बच्चा, बच्चा आपका मेंढक। ठीक है, यकीन ना हो तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। मेंढक जो है ये अंडा को देता है, डायरेक्ट इससे बच्चा जन्म नहीं लेता है। बाकी खरगोश, चूहा, गिलहरी ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो मधुमक्खी हो गया, लाल चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, सब में होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अब जिनको बेसिक पता है बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaHCO3, इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहे या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। बाकी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, इसमें 10H2 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा धोने वाला सोडा। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा जो उत्पादित प्रकाश की तीव्रता है, इसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इसमें फोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। किससे? डॉप्सन से। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे देखिए, डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, बल लगता है।
यानी बल बट्टे क्षेत्रफल। बताइए किसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे दाब का होता है। और ये नियम किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। कैसे, बल का होता है न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।